हेलो दोस्तों। तो जहाँ तक बात रही इस ऑर्डिनेंस की, तो अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो इसका नाम है क्रिमिनल लॉ राजस्थान अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017। तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, ये अमेंड करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसे हम सीआरपीसी भी कहते हैं। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई है सीआरपीसी को अमेंड करने के लिए। अब अगर हम समझें कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि जितने भी राजस्थान में जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो सिटिंग हो चाहे वो रिटायर्ड हो, मतलब कि जो पहले रिटायर हो चुके या फिर जो अभी करंटली सर्विस में हैं, चाहे वो जजेस हो, मैजिस्ट्रेट हो या पब्लिक सर्वेंट्स हो, उनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट नहीं की जाएगी विदाउट द परमिशन ऑफ द राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि अगर आपको किसी भी राजस्थान सिविल सर्विसेज के किसी सर्वेंट के अगेंस्ट कोई करप्शन चार्ज लगाना है या आपको कोई इंक्वायरी उनके अगेंस्ट इनिशिएट करनी है, तो पहले आपको उसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया जो गवर्नमेंट है, जो राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप इन पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑन ड्यूटी एक्शन के लिए अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहते हैं, तो हमारे को उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, यहां पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है ऑन ड्यूटी एक्शन, मतलब कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जजेस हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, उन्होंने जो भी काम करा है, ये सिर्फ उसी के लिए ऑर्डिनेंस है। मान लीजिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व हैं या फिर डाउरी में इन्वॉल्व हैं या फिर फीमेल फोर्टिसाइड में इन्वॉल्व हैं, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई, वो उनकी निजी जिंदगी, मतलब कि वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो गया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो उनकी पब्लिक लाइफ है, जो उनकी सर्विस है, जो उनकी जो पावर उनको दी गई है, उसके रिगार्डिंग अगर उन्होंने उस पावर का मिसयूज करा है, तो हम इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट अगर लॉन्च करनी है तो हमारे को सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहां पे मेंशन किया गया है ये फ्रेज ऑन ड्यूटी एक्शन, मतलब कि ऑफिशियल एक्शंस। तो अब आप भूल जाइए कि कोई ऑर्डिनेंस लॉन्च हुआ है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो क्रिमिनल सिस्टम है हमारा इंडिया का, वो कैसे काम करता है, और ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये उस क्रिमिनल सिस्टम को किस प्रकार से चेंज करता है। तो अभी जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति को कोई करप्शन का केस हाईलाइट करना है, तो वो सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस थाने में जाके एफआईआर लिखवाएंगे। ठीक है। अब एफआईआर लिखवाई, पुलिस ने रजिस्टर कर ली एफआईआर। एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका अगर हम लीगल इंप्लीकेशन देखें तो वो ये होता है कि अगर किसी पुलिस थाने में एफआईआर रजिस्टर हो गई, इमीडिएटली पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स आ जाती हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर आपके घर चोरी होती है और आप पुलिस में जाके उसकी एफआईआर लिखवाते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस के पास पावर आ गई कि वो उस चोरी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। या फिर अगर कहीं मर्डर होता है आपके घर के पास और आप जाते हो पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, पुलिस इमीडिएटली वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी कि किस तरीके से मर्डर हुआ, किस टाइम हुआ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो वहां पे इमीडिएटली शुरू हो जाता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होगी, अगले दिन कोर्ट खुलेगा, पुलिस जो है वहां पे चार्जशीट जो है वो फाइल करेगी, जितने भी चार्जेस हैं किसी के अगेंस्ट या जो भी एविडेंस पुलिस को मिला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में या जो भी वहां पे चीजें होंगी, वो जो पुलिस है वो चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में। अब जो भी पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी, चार्जशीट मतलब बेसिकली एक शीट होती है जिसमें जो भी एक इंसिडेंस है उसके रिगार्डिंग जो मतलब क्या क्या गुनाह, मतलब एक एक्यूजेशंस क्या क्या लगाए गए हैं एक व्यक्ति के खिलाफ, उनके खिलाफ किन किन कुकर्मों का या फिर किन किन क्राइम्स का उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया गया है, क्या क्या एविडेंस पुलिस को मिले हैं, कौन कौन गवाह हैं, तो वो सब चीज़ें जो है चार्जशीट में फाइल की जाती हैं। अब जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी तो जो मजिस्ट्रेट हैं या फिर जो जज हैं वो उस चार्जशीट को देखेंगे, और चार्जशीट देखने के बाद अगर उन्हें लगा कि जो चार्जेस पुलिस ने लगाए हैं वो वैलिड हैं, उनमें कोई दम है, यहाँ पे कोई ट्रायल का केस बन सकता है, कोई प्रोसिक्यूशन हो सकता है, तो जज कहेंगे कि ये केस जो है वो कॉग्निसेंस हमने ले ली, मतलब कि ही विल टेक द कॉग्निसेंस ऑफ द केस, मतलब कि ही वुड एक्सेप्ट द केस। जो उनकी अदालत है उसमें वो केस का जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। तो जब वो जज कहते हैं कि ये चार्जशीट हम एक्सेप्ट करते हैं और केस अब शुरू किया जाएगा, उसको हम कहते हैं टेकिंग द कॉग्निजेंस
कॉग्निजेंस ऑफ द केस। ये सबसे नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द केस। तो अभी आज की तारीख में हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है वो इस प्रकार से है। अब क्योंकि हम यहाँ पे करप्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, दैट इज सीआरपीसी। वो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप कोई केस लॉन्च करना चाहते हो, अगर किसी भी जज को, ये लास्ट वाले स्टेप में, अगर किसी भी जज को किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो है चार्जशीट की कॉग्निसेंस लेनी है, वो केस एडमिट करना है, तो उन्हें जो है स्टेट गवर्नमेंट की, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की आपको परमिट चाहिए होगा, वहां से सैंक्शन चाहिए होगा। ये अभी यहाँ पे रूल है। मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो पुलिस कर लेगी, चार्जशीट भी बना लेगी, सबमिट भी कर देगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो लास्ट स्टेप में है कि अगर जज को ये लगता है कि चार्जशीट में कुछ बहुत ही कंक्रीट चार्जेस लगाए गए हैं, कुछ कंक्रीट एविडेंस मिला है, तो जज को अगर कॉग्निजेंस लेना है केस का, जज को अगर ये ट्रायल शुरू करना है, जज को अगर ये प्रोसिक्यूशन शुरू करना है, तो उन्हें जो है स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, यहां पे परमिशन लेनी होगी। तो अभी तक जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रॉब्लम है वो यहां पे लास्ट स्टेप में है कि केस जो है दाखिल करने से पहले, केस शुरू करने से पहले आपको कंसर्न गवर्नमेंट का जो है नॉड या फिर जैसे कहें सैंक्शन या परमिशन चाहिए होती है। सिमिलरली अगर कोई करप्शन का केस किसी जज के अगेंस्ट है, ये अभी तक हमने देखा पब्लिक सर्वेंट का कि हमारे को गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। अगर कोई केस किसी जज के अगेंस्ट फाइल किया गया है, तो यहां पे जो परमिशन चाहिए वो सरकार नहीं देगी, क्योंकि हमारे यहां जो है डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस है तो उसकी जो परमिशन है वो कंसर्न स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर किसी जज के अगेंस्ट करप्शन का केस है तो उसकी जो परमिशन है वो या तो उस स्टेट का हाई कोर्ट देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट देगा। मतलब कि मान लीजिए अगर राजस्थान की ही हम बात करें, वहां भी किसी जज के अगेंस्ट कोई करप्शन का केस बनाया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, चार्जशीट केस कोर्ट में फाइल हो गई। अब अगर उन पर्टिकुलर जज को वो जो केस है वो शुरू करना है या फिर उन पर्टिकुलर जज को ट्रायल शुरू करना है एक पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट, तो उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं इन जज के अगेंस्ट करप्शन का केस शुरू कर सकता हूं या नहीं। यह दिया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रोविजन है। तो आई होप यहां तक का प्रोसीजर आपको क्लियर है कि आपने एफआईआर करी, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट बनी, कोर्ट में दायर कर दी, यहां तक का प्रोसीजर सेम है। अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट केस है तो आपको कॉग्निजेंस लेने से पहले, आपको केस शुरू करने से पहले सरकार की जरूरत पड़ेगी। अगर जज के अगेंस्ट केस है तो कॉग्निजेंस लेने से पहले आपको कंसर्न्ड हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की आपको जो है परमिशन यहां पे लेनी पड़ेगी। और यहां पे एक क्लॉज और है कि अगर पुलिस मना कर दे एफआईआर फाइल करने से, मान लीजिए कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट है या फिर कोई जज हैं और आप नियरेस्ट थाने में गए एफआईआर लिखवाने और पुलिस ने मना कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे, तो यहां पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास क्या मेजर है कि वो सीधा कोर्ट जा सकते हैं। अगर पुलिस मना कर रही है एफआईआर फाइल करने से तो वो सीधा कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट जाने के बाद जो वहां पे जो मैजिस्ट्रेट हैं या फिर जो जज हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पुलिस को ऑर्डर करी और पुलिस उसके बाद चार्जशीट फाइल करेगी। तो हमने दो प्रोसीजर देख लिए अभी तक। एक प्रोसीजर ये वाला कि जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल हो सकती है और इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी, और जज जो है उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द परमिशंस उस केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। या फिर दूसरा ये कि आप सीधा ही जज के पास जा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, जज जो है पहले वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे। मतलब कि जज जो है वो इस वाले पॉइंट से शुरू करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, जब चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद फिर जो जज हैं वो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कंक्रीट बनता है या नहीं और उस केस का कॉग्निजेंस लेना है या नहीं, और दोबारा अगर कॉग्निजेंस लेना होगा तो एज यूजुअल यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो हमने देखा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के दो तरीके हैं। एक, आप सीधा थाने में जाओ, एफआईआर लिखवाओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। दूसरा, आप थाने में गए, पुलिस ने मना कर दिया, आप कोर्ट में गए, जज ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी। तो यहां पे जो मेन फोकस मेरा है वो आपको यह बताना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है किसी भी करप्शन केस में वो दो तरीके से स्टार्ट की जा सकती है। एक,
या तो आप पुलिस के थ्रू कराओ, दूसरा मैजिस्ट्रेट अगर खुद इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं तो। ये अभी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज सीआरपीसी 1973 को जो अमेंड करने की बात यहां पे करी है इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के द्वारा, उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं सिस्टम में देखते हैं। सेम फ्लो चार्ट कंसिडर करते हैं। किसी को करप्शन का केस मिला, किसी को कोई ब्राइबरी का या कोई भी केस मिला, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई पुलिस के पास। अब क्या होगा, जैसे कि हमने देखा था कि पुलिस के पास ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन की पावर आ जाती थी, मतलब कि आप एफआईआर कराओ, एकदम पुलिस के पास पावर आ गई इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की। इस ऑर्डिनेंस ने वो इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस से छीन ली। मतलब कि अब अगर आप एफआईआर भी करवा रहे हो और पुलिस ने रजिस्टर कर भी ली तो स्ट्रेट अवे पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती। अगर उन्हें इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है उससे पहले उन्हें जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, जो वसुंधरा राजे सिंधिया गवर्नमेंट है, उनकी परमिशन यहां पे लेनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो है सबसे बड़ा यहां पे चेंज किया गया है कि पहले अगर आप एफआईआर लिखवाते थे तो पुलिस के पास ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन की पावर आ जाती थी, लेकिन अब ऑर्डिनेंस यूज करके उन्होंने इस क्लॉज को चेंज कर दिया। अब अगर पुलिस को किसी भी पब्लिक सर्वेंट, जज या मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उनको पहले या तो स्टेट गवर्नमेंट का या फिर कंसर्न्ड हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का नॉड या सैंक्शन या परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो एक बेसिक क्लॉज होता है किसी भी क्राइम में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, पहले आपको सबूत ढूंढना होता है, आपको विटनेस चाहिए होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पे क्या किया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही बैन कर दी। उन्होंने कहा आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, आप हमारे पास आओ, हम आपको परमिशन देंगे तो ही आप इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करोगे। अगर हमने आपको मना कर दिया तो आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन यहां पे नहीं कर सकते। तो आप यहां पे ये देखो कि कोई भी क्राइम अगर आपको साबित करना है, कोई भी चार्ज आपको साबित करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है चीज वो होती है इन्वेस्टिगेशन। और अगर इन्वेस्टिगेशन ही आप बंद कर दोगे तो आप किस तरीके से क्राइम को प्रूफ करोगे। तो यहां पे सबसे बड़ा जो लूप होल राजस्थान गवर्नमेंट इस ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई है वो है कि इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई है। तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि बिफोर कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन आपको जो है सरकार की एक नोड यहां पे चाहिए होगी। और साथ के साथ ये ऑर्डिनेंस ये भी बोलता है कि अगर आपको यहां पे कोई भी हमारी परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करने के लिए तो उसमें 180 दिन का, मतलब कि 6 महीने का यहां पे टाइम लगेगा। मतलब कि अगर आपने 1 जनवरी 2017 को आपने वसुंधरा राजे सिंधिया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डाली कि हमारे को आपके किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई चार्जेस इन्वेस्टिगेट करने हैं, तो आपको उसके लिए 6 महीने, मतलब कि 1 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। उस 6 महीने के दौरान, उन 180 दिनों के दौरान आपको नॉट जो है, जो परमिशन है वो दी जाएगी। तो यहां पे आप ये देखो कि ऑलरेडी जो 180 दिन है, ये यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी डिलेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो केसेस हैं वो सालों साल पेंडिंग पड़ रहते हैं, 10-10, 20-20 साल पेंडिंग पड़ रहते हैं। तो ऑलरेडी जब वो पेंडिंग है तो यहाँ पे आपने और ज्यादा जो डिलेज हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए। पहला इंप्लीकेशन तो इसका ये हुआ। दूसरा इंप्लीकेशन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 180 दिन है ये एक विंडो भी तो हो सकती है। मान लो कोई एक मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनका एक बहुत ही फेवरेट ब्यूरोक्रेट है, बहुत ही फेवरेट उनका एक जो है सिविल सर्वेंट है, जो उनके हर करप्शन वाले काम में उनका साथ देता है। अब पुलिस यहाँ पे गई सरकार के पास, उन्होंने कहा हमारे को परमिशन चाहिए आपके ये फेवरेट ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब राजस्थान का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास 180 दिन है। उन्होंने कहा ठीक है जी, 180 दिन में जितने भी एविडेंस होंगे क्या वो साफ नहीं किए जा सकते? क्या जो विटनेसेस हैं उनको गायब नहीं किया जा सकता? क्या जितने भी एविडेंस हैं, सबूत हैं, क्या उनको मिटाया नहीं जा सकता? तो ये तो आप खुद ही, जो आपका एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, जो क्रिमिनल जस्टिस है, आप उसको खुद ही जियोपार्डाइज कर रहे हो। यहाँ पे जो लोग हैं राजस्थान के, उन्होंने आपको एक बहुत ही विश्वास के साथ चुना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाओगे, आप करप्शन नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे लॉज ला के आप खुद ही करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो कि आप 180 दिन की विंडो दे रहे हो जिससे कि आपको एक आसानी से सबूत मिटाने का यहाँ पे मौका मिल जाए। तो ये जो है काफी ज्यादा यहाँ पे ओपेसिटी आ चुकी है। जो एक ट्रांसपेरेंसी हम एक्सपेक्ट करते थे वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं रही। अब बात करते हैं सिनारियो एल्सवेयर की, कि क्या ये जो सिनारियो है ये कहीं और भी प्रेवेलेंट है या ये सिर्फ राजस्थान एक अनोखा केस है, एक यूनिक केस है जो हमारे सामने आया है।
इसका जवाब है ना। ये जो सेम लॉ था ये महाराष्ट्र में आ चुका, लेकिन उस टाइम पे कोई भी यहां पे इतना ज्यादा मूवमेंट या ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाई थी, और ये जो एक्ट है ये 2016 में नोटिफाइड किया गया था महाराष्ट्र के गैजेट में, ठीक है। इन्होंने भी सेम प्रोविजन लाए कि अगर आपको किसी महाराष्ट्र के सिविल सर्वेंट या जज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपको पहले या तो बॉम्बे हाई कोर्ट से या फिर महाराष्ट्र की सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पे आप देखो कि एक जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में वो ये है कि राजस्थान ने 180 दिनों की विंडो दी है, लेकिन महाराष्ट्र ने सेम विंडो 90 दिन की रखी है, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी जो बेसिक प्रेमाइज है कि आपको परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करने के लिए वो सेम रहेगी। एक पॉइंट मैं यहां पे आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमारा प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने का स्टेप था, जो हमारा कॉग्निजेंस वाला स्टेप था, उसमें जो परमिशन वाला क्लॉज है वो पहले से है। अब जो परमिशन वाला क्लॉज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो इन्वेस्टिगेशन वाले स्टेज पे किया जा रहा है, ठीक है। जो कॉग्निजेंस वाला स्टेज है यहां पे जो परमिशन का सिनारियो है वो पहले से दिया हुआ है सीआरपीसी में। अब अगर हम बात करें कि ऐसा एक ऑर्डिनेंस लाने का जो है इंप्लीकेशन यहां पे क्या रहेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे लोकतंत्र पे, हमारे संविधान पे, हमारी जो एक प्रजातंत्र है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, और जो लोगों का एक सिस्टम में जो एक विश्वास है, एक जो उनका ट्रस्ट है, उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ये ऑर्डिनेंस है वो आर्टिकल 14 के खिलाफ जाता है। आर्टिकल 14 जैसा कि आपको पता है पार्ट 3 में दिया गया हमारे संविधान के, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है। तो अब यहां पे क्या होगा, ये जो ऑर्डिनेंस है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट जाता है। कैसे? मान लीजिए मध्य प्रदेश में एक सिविल सर्वेंट है, उनके अगेंस्ट कोई ब्राइबरी का 1000 रुपए की ब्राइबरी का कोई केस सामने आया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, इन्वेस्टिगेशन करी, चार्जशीट फाइल करी, केस शुरू हो गया, गिल्टी पाए गए, उनको पेनल्टी दे दी, ठीक है। अब सेम बात करें अगर राजस्थान में भी किसी सिविल सर्वेंट ने 1000 रुपए की ब्राइब ले ली, अब क्या होगा, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने एफआईआर लिख ली, अब जो है यहां पे जो एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इवन दो अगर हम संविधान का हमारा डिवीजन ऑफ पावर देखें तो जो मध्य प्रदेश के सिविल सर्वेंट्स हैं और जो राजस्थान के सिविल सर्वेंट्स हैं वो सेम हायरार्की में है, सेम पोजीशन में है, बट देन ऑल्सो जो राजस्थान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा कि यहाँ पे उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी से शुरू नहीं होगी, पहले आपको 180 दिन तक वेट करना पड़ेगा और राज्य सरकार की यहाँ पे जो है अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। तो जो एक हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए, सारे जजेस के लिए बराबर होना चाहिए था, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ है हमारे देश में। लेकिन क्योंकि यहां पे जो एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आ रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आ रहा है, यहां पे आपको नॉट चाहिए सरकार का, तो इस वजह से जो राजस्थान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एक इम्यूनिटी दी गई है, उनको यहां पे एक सुरक्षा कवच दिया गया है, जिसकी वजह से वो जो है अपने मध्य प्रदेश के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके बराबर नहीं है। तो ये जो एक ऑर्डिनेंस है ये आर्टिकल 14 के खिलाफ जाता है। दूसरा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो वो है आर्टिकल 50, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो जो आर्टिकल 50 है हमारा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, उनमें आर्टिकल 50 जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक सेपरेशन बना के रखोगे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका ये एक फाउंडिंग स्टोन है, उसका एक फाउंडेशन स्टोन है कि जो ऑर्गन्स हैं हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए, इनमें एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस राजस्थान सरकार लाई है, ये ऑर्डिनेंस जो है डिवीजन ऑफ पावर के भी खिलाफ जाता है, क्योंकि एक बारी जो केस है अगर वो जुडिशरी में आ गया और जज ने कॉग्निजेंस ले लिया और ट्रायल शुरू हो गया, तो बेसिकली अगर जज को कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी है, जज को कोई और एविडेंस चाहिए, कोई और विटनेसेस चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, जज को बार बार स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक डिपेंडेंसी हो जाएगी, उनको बार बार जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अपनी जो जज का काम है उनका क्या है, जस्टिस डिलीवर करना, और जो उन्हें कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें हमारे जो राइट्स हैं उनको एक प्रोटेक्टर माना जाता है, उन्हें एक हमारे राइट्स का जो है रक्षक माना जाता है। तो अगर उनका ये टास्क है और वो फ्रीली इसे नहीं निभा पा रहे, तो यहाँ पे जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होती नजर आती है।
तो इस वजह से ये जो ऑर्डिनेंस है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी कम कर रहा है और जो एग्जीक्यूटिव है उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी पावर यहां पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो ओनर्स होगा, यहां पे जो एक पावर होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगी कि वो पावर इन्वेस्टिगेशन की देते हैं या नहीं देते। तो यहां पे जो है जुडिशरी का एक रोल जो है वो हमारे को कम होता नजर आ रहा है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो कम होती नजर आ रही है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ के कि अभी तक जुडिशरी का इसमें क्या रोल रहा है, तो पहले क्या था कि सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे ये कानून था कि अगर सीबीआई को किसी भी आईएएस अफसर या किसी भी अफसर जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं या उनसे ऊपर हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं या उनसे ऊपर हैं, अगर उनके खिलाफ सीबीआई को कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी है तो उन्हें पहले केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका यहां पे नोट चाहिए होगा। लेकिन 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी जजमेंट में, सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो मेन यहाँ पे लिटिगेटर थे, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो क्लॉज हैं ये हमारी डेमोक्रेसी और जो ट्रांसपेरेंसी है उसके खिलाफ जाते हैं। तो इस वजह से सीबीआई को कोई भी प्रायर परमिशन जो है लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हें इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी है तो वो बिना किसी प्रायर मूवमेंट के लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 बातें देख ली, आर्टिकल 14, आर्टिकल 50 और सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट। अब अगर हम बात करें करप्शन मूवमेंट की, तो आपको अन्ना हजारे मूवमेंट यहाँ पे अच्छे से याद होगा कि दिल्ली में इंडिया गेट पे कितना ज्यादा एक यहाँ पे करप्शन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, और जिसमें जो है लोकपाल और लोकायुक्ता, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और जो एक था मतलब कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन के बारे में पता चले, और जो प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ है, मतलब कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, सरकार के अंदर ऑफिस में दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है वो लोगों को पता होना चाहिए, और जितने भी यहाँ पे परपेट्रेटर्स हैं अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, और जो भी लोग करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी लोग गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उनको जस्टिस के आगे लाना चाहिए। एक तरफ तो हमारे देश में इतनी ज्यादा सिविल सोसाइटी की मूवमेंट चल रही है, ऐसे देश में जहां पे लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, वहीं पे आप एक जो है रिग्रेसिव लॉ ला रहे हो, जहां पे आप ओपेसिटी प्रमोट कर रहे हो, जहां पे आप लोगों को प्रिवेंट कर रहे हो फ्रॉम एक्सपोजिंग करप्शन। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये किस एंटी करप्शन मूवमेंट के खिलाफ जाता है, जो एक पॉपुलर सेंटीमेंट है, जो एक लोगों की भावना है कि अब उन्हें ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये कि बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव मूव है, ये ओपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एवर ग्रीनिंग ऑफ करप्शन कर रहा है। अभी तक जो हमारा हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो ये माना जाता है कि बहुत ही करप्ट सिस्टम है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे जो है मतलब एक नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, नेक्सस बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसेस के बीच में। तो वो जो एक नेपोटिज्म है, वो जो एक नेक्सस है, वो जो एक ओपेसिटी है, उसको एक जगह तो आप कम करने की बात कर रहे हो, और दूसरी जगह जैसे ही आपको राजस्थान की जनता ने ब्रूट मेजॉरिटी दे दी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दी, तो अब आप यहाँ पे ओपेसिटी ला रहे हो, यहाँ पे जो है आप रिग्रेसिव मूव्स ला रहे हो, कॉलोनियल मूव्स ला रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गलत है। तो अभी तक जो हमने बात करी वो हमने बात करी थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको किस प्रकार से ये जो ऑर्डिनेंस है ये मॉडिफाई कर रहा है। अब हम यहां पे बात करेंगे कि जो हमारी मीडिया है, जो हमारी प्रेस है, जो हमारी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो किस प्रकार से यहां पे खत्म की जा रही है। तो अब हम दूसरा एंगल की बात करेंगे यहां पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो पार्ट 3 में हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, वो हमारे को फंडामेंटल राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और जो हमारा मीडिया है, जो हमारा प्रेस है, जिसको हम 4th पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी कहते हैं, तो वो अपनी जितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो इस आर्टिकल से डिराइव करता है। तो अगर हम बात करें जैसे कि फ्रीडम जो है हमारी मीडिया को वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, तो यहाँ पे जो मीडिया है उसका क्या रोल है। मीडिया का रोल है एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी क्रिएट करना, आप तक जो है एक ट्रुथफुल, ऑनेस्ट और अनबायस्ड न्यूज़ पहुँचाना, एक पॉपुलर ओपिनियन फ्रेम करना। और मीडिया का रोल तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, जितने भी हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब प्रेस का बहुत ज़्यादा, मीडिया का, मैगजीन्स का, आर्टिकल्स का, पैम्फलेट्स का
कितना ज़्यादा यूज़ करते थे टू फॉर्म अ पॉपुलर ओपिनियन। एक जो पॉपुलर ओपिनियन था हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको फैलाने में उन्होंने कितने अखबार शुरू करे। तो आपको एक मीडिया का रोल जो है वो एक हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा से पता चलता होगा कि यहाँ पे जो मीडिया का रोल क्या है, कि एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बने, लोगों का ओपिनियन बने, और साथ के साथ आज की तारीख में जैसे कि हमारी एक ट्रांसपेरेंसी की मूवमेंट चल रही है, एक मूवमेंट चल रही है कि हमारे को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे करप्शन एक्सपोज करें, लोगों के सामने जो फैक्ट्स हैं वो लेके आएँ, स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं वो करें। मतलब लोगों को एक पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक लाइफ, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में यहाँ पे जो है बताया जाए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली लोगों के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है ही इस आर्टिकल के अंडर, लेकिन साथ के साथ लोगों के पास राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड। दे हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड दे हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। और इसी वजह से 2005 में एक कानून लाया गया था जिसका नाम था राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो है हमारे को एक लीगल राइट देता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, कि मतलब जो पब्लिक ऑफिस के अंदर हो रहा है तो वहाँ पे आपको जो भी आपको जानना है, आप वहाँ पे आरटीआई फाइल कीजिए। आपको जो अंदर की जो एक न्यूज़ है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको यहाँ पे न्यूज़ दी जाएगी। तो मतलब कि ये जो लॉ है ये हमारे को राइट देता है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू क्रिएट एन इन्फॉर्म्ड सोसाइटी और टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। तो मतलब कि हमने यहाँ पे देखा कि अभी तक मीडिया का जो रोल है वो क्या है, और मीडिया जो अपनी पावर्स है वो कहाँ से ड्राइव करती है। अब अगर हम बात करें ये ऑर्डिनेंस जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ कैसे जाता है, या फिर ये जो ऑर्डिनेंस है ये हमारा जो आर्टिकल 19 है उसको कैसे वायलेट कर रहा है, या फिर ये जो है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे वायलेट कर रहा है। तो अभी तक हमने देखा था कि ये जो आर्टिकल 14 के खिलाफ है और आर्टिकल 50 के खिलाफ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये आर्टिकल 19(1)(a) के खिलाफ कैसे है। तो ये वाला जो ऑर्डिनेंस है वो कहता है कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया। मतलब कि मान लीजिए अगर मिस्टर एक्स हैं कोई व्यक्ति, उनके खिलाफ ब्राइबरी का केस सामने आया है, पुलिस में एफआईआर लिखवाई, पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास गई कि आप हमारे को परमिशन दे दो, हमारे को इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि जब तक हम परमिशन नहीं दे देते इन्वेस्टिगेशन की, तब तक कोई भी मीडिया हाउस, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट, कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ ये जो एक्यूजेशंस लगाए गए हैं वो पब्लिक में स्प्रेड नहीं करेगा। उनकी जो एक प्राइवेसी है वो मेंटेन की जाएगी, उनकी जो एक यहाँ पे जो एक सीक्रेसी है वो मेंटेन की जाएगी। कोई डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा, ना तो उनके नाम का, ना पिक्चर का, ना एड्रेस का, ना उनकी डिटेल्स का। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा और उन्हें 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। मतलब कि अगर आपके एरिया में कोई ब्यूरोक्रेट है वो करप्ट है, और आप अगर मीडिया वो चीज़ रिपोर्ट करना चाहती है जिससे कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, आप अवेयर रहें, आप सतर्क रहें, आपके सामने ट्रांसपेरेंसी आए, आपको पता चले आपके एरिया में कौन सा ऑफिशियल कैसा है, तो सरकार जो है वो उस चीज़ पे यहाँ पे रोक लगा रही है। सरकार ये कहती है कि आप कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करोगे, कोई भी डिस्क्लोजर आप नहीं करोगे जब तक हम अनुमति ना दे दें। तो ये जो यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस है ये आर्टिकल 19 के खिलाफ जाता है। मतलब कि मीडिया जो है उनका काम है लोगों को तक खबरें पहुंचाना, उनका काम है अपने आप को एक्सप्रेस करना, उनका काम है लोगों का ओपिनियन फ्रेम करना। तो यहां पे जो है गवर्नमेंट जो है वो यहां पे मीडिया के जो राइट्स हैं उनको कर्ब कर रही है, मीडिया के जो राइट्स हैं उनको खत्म कर रही है। और साथ के साथ जो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर एक लीगल राइट दिया गया था कि आपको राइट टू बी इंफॉर्म्ड है, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो राइट भी यहां पे कहीं ना कहीं कर्ब किया जा रहा है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये बहुत सारे फंडामेंटल एज वेल एज लीगल राइट्स के अगेंस्ट जो है ये जाता है। तो अब जब तक कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एक्यूजेशंस हैं, जब तक कि सरकार उस पब्लिक सर्वेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ नहीं बोल देती, सैंक्शन नहीं दे देती, तब तक कोई भी मीडिया पर्सन इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे एक प्री सेंसरशिप लगाई गई है सरकार द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, वो यहाँ पे इनवैलिड है, वो चीज़ वैलिड नहीं है। लेकिन ये प्री सेंसरशिप जो है ये सिर्फ उन केसेस में वैलिड होती है जब किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमारे जो देश का सेक्युलरिज्म है, कम्युनल हार्मनी है, अगर उनके अगेंस्ट जाती है। मतलब कि जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं संविधान द्वारा, अगर किसी का जो कोई मीडिया हाउस जो है वो उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ जाता है तो ये सेंसरशिप लगाई जा सकती है, तो ये वैलिड है। ठीक है,
मतलब कि अगर कोई मीडिया हाउस ये कहे कि पाकिस्तान जो है वो भारत पे कब्जा कर लेगा, हिंदू मुसलमान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, मतलब कोई गलत खबर फैलाए, लोगों में डर पैदा करे, कोई मतलब किसी को डिफेम करें जबरदस्ती में बिना किसी प्रूफ के, या किसी कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो मीडिया पे सेंसरशिप लगा सकती है। वो हमारा संविधान भी अलाउ करता है, लेकिन वो सिर्फ तब जब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। अब जो हम ये वाले केस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वाला जो केस है ये पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ये किसी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ नहीं जा रहा। तो इस वजह से यहाँ पे जो एक प्री सेंसरशिप लगाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, तो ये कहीं से कहीं तक हमारे को वैलिड नहीं नजर आती। तो ये जो है एक मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके खिलाफ जाती है। अगर हम बात करें कॉलोनियल टाइम की, तो कॉलोनियल टाइम में भी ऐसी ही एक सिमिलर जो है प्री सेंसरशिप लगाई गई थी 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो भी अखबार पब्लिश होगा, पब्लिश होने से पहले वो सरकारी दफ्तर में आना चाहिए, सरकारी ऑफिशियल जो है उस चीज़ को जो है उसकी एक स्क्रूटनी करेंगे, उसको जो है वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही वो पब्लिश हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि अभी भी यही हो रहा है कि अगर उस पर्टिकुलर जो करप्ट व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ एक एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, अगर किसी भी मीडिया हाउस या किसी को भी अगर ऐसे जो है रिपोर्ट करना है, तो उन्हें भी पहले जो है सरकार की परमिशन यहाँ पे लेनी होगी, उसके बाद ही वो ये जो चीज़ है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो राजस्थान सरकार का जो एक लॉ है, कहीं ना कहीं ये जो कॉलोनियल लॉ था लॉर्ड वेलेस्ली का, उसके रेजोनेंट है, उसके सिंक्रोनाइजेशन में है। इससे एक और क्या हानि हो रही है, वो ये कि अगर किसी का न्यूट्रल रिपोर्टिंग करनी हो, मान लीजिए मिस्टर एक्स है कोई, उनके खिलाफ कोई गलत आरोप लगाया गया था करप्शन का, तो प्रेस जो है वो भी रिपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पे जो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर आप कोई भी वो जो पर्सन है उनकी आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उनकी जो आप नाम है, डिटेल्स हैं, जो भी चार्जेस हैं वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अगर जो राजस्थान सरकार है, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है और राजस्थान सरकार मना कर देती है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो क्योंकि परमिशन नहीं दी गई, तो प्रेस जो है वो कभी भी उस वाले मसले को, उस वाले मैटर को रिपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने परमिशन नहीं दी। तो यहाँ पे जो है सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है, जो लोगों को एक राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, जो लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है मीडिया हाउसेस जो है वो न्यूट्रल रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते, मतलब जो सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द केस है वो यहाँ पे वो भी प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मीडिया के ऊपर भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक सेंसरशिप लगाई जा रही है, किस तरीके से यहाँ पे रोक लगाई जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पे जो राजस्थान सरकार है उनकी क्या सोच रही है इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के पीछे, तो उनके जो है यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। वो ये कि आजकल क्या हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ और जो जजेस हैं उनके खिलाफ फ्रिवलस कंप्लेंट्स, जो फालतू की कंप्लेंट्स हैं, जो मोटिवेटेड एलिगेशंस हैं, जो पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो इस वजह से ऑनेस्ट ऑफिशियल्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो उनको इस दिक्कत से बचाने के लिए राजस्थान सरकारी ऑर्डिनेंस लाई है। और जहाँ तक बात रही कि जो है राजस्थान सरकार जो उन्होंने मीडिया पे ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया, तो उसका कारण ये है कि मीडिया का आजकल ये काम है कि वो नमक मिर्च लगा के बहुत ज़्यादा बताते हैं, अटैक करने लगते हैं कि हाँ आप गलत हैं, आप ब्राइब, मतलब वो अपने एक मीडिया ट्रायल जो हम कहते हैं वो शुरू कर देते हैं, और वो जज के वर्डिक्ट का, जज के वेट जो जजमेंट है उसका वेट नहीं करते। सो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो राजस्थान सरकार है उन्होंने इस तरीके से मीडिया पे भी प्रतिबंध लगाया है। तो इस लेसन में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो ऑर्डिनेंस है ये हमारे लोकतंत्र, हमारी फ्रीडम, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे एक अटैक किया जा रहा है, और किस प्रकार से ये जो एक लॉ है ये हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। धन्यवाद।